हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग हिंदी वर्णमाला और उसके वर्गीकरण को हम पढ़ने का काम करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी अल्फाबेट्स, लॉजिकल एंड सिंपल क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो हिंदी की जो वर्णमाला है, वर्णमाला क्या है, उसमें कौन कौन से अक्षर हैं, कौन से स्वर हैं, कौन से व्यंजन हैं, इन सारी बातों को आज देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे बेटा भारत सरकार की एक द्वारा निर्धारित जो हिंदी वर्णमाला है आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, और आप इसी वर्णमाला को आप सब पढ़े भी हैं। आप सबसे इन सारे अक्षरों से आप परिचित भी पहले से ही हैं। आप देख लो, अ से लेके अ तक छ त्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन, ज, फ और आ आगत ध्वनियां हैं। ये आपकी एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित मानक वर्णमाला है, जिस वर्णमाला को हम पढ़ते हैं हिंदी सीखने के लिए। ठीक है, तो आप इसमें क्या क्या देख रहे हो? देख रहे हो इसमें अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ। तीसरी लाइन में है ट, ठ, ड, ढ, ण। अब अण में भी देखो ड और ढ, ये स्पेशल वर्ड यहाँ पे बना दिया गया है, ये भी वर्णमाला का ही पार्ट है। और फिर त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। और संयुक्त स्वर में क्या क्या है? छ, छ है ना, त्र है, ज्ञ है, स्र है, और ज, फ और ओ, ये आगत ध्वनियां हैं। क्लियर? ये वर्णमाला एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित या मानकीकृत की गई है। अब हम बात करेंगे बेटा स्वर और उनकी मात्राओं की। तो आप जानते हो कि अ में कोई मात्रा नहीं होती। उसके बाद आ, ई, उ, री, ए, ओ और अ की मात्राएं होती हैं, जो मात्राएं आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही हैं। इन मात्राओं को लगाकर हम शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम हिंदी के इस वर्णमाला का वर्गीकरण करने का प्रयास करेंगे। तो अगर हिंदी की वर्णमाला को ध्यान से देखो तो टोटल इसमें 52 अक्षर है, 52 इसमें जो है करेक्टर्स हैं, जिसमें 11 स्वर हैं और 41 व्यंजन है। ठीक है, इन इन वर्णों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला हम कहते हैं। और इस वर्णमाला का पूरा एक चार्ट आपके सामने दिख रहा है। आप देख रहे हो वर्णमाला का दो भाग हुआ, एक स्वर हुआ, दूसरा व्यंजन। स्वर के भी दो भाग हुए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आप देख रहे हो ह्रस्व स्वर 4 है, 4 वर्ण इसका है। और दीर्घ स्वर के कितने कैरेक्टर है, कितना वर्ण है इसका? इसका 7 वर्ण है। ह्रस्व स्वर में है अ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये 7 स्वर है। अगर हम व्यंजन को बात करें बेटा, तो व्यंजन को भी देखो 5 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो आप देखो स्पर्श व्यंजन में कितने तत्व हैं? स्पर्श व्यंजन में कुल 27 वर्ण, इसमें वर्ण है, 27th करेक्टर इसमें है। ठीक है, ये 27 वर्ण कौन कौन से हैं, इनको आपको याद भी करना पड़ेगा। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म तथा ये अंग ड़ और ढ। ड़ और ढ भी इसी का पार्ट है। अब अंतस्थ में क्या देख रहे हो? अंतस्थ में कौन कौन सी व्यंजन है?
य, र, ल और व, ये कुल 4 वर्ण हैं। इन 4 कैरेक्टर्स को हम अंतस्थ व्यंजन का भाग कहते हैं। ऐसे अगर उष्ण व्यंजन में देखो तो उष्ण व्यंजन में भी 4 वर्ण हैं, श, स, स और ह, तीनों श है और ह है। ये 4 वर्ण है जो उस व्यंजन के पार्ट हैं। ऐसे ही अगर हम आगत को देखें, यहाँ पे क्या है, ज, फ, ये 2 आगत व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो इस तरह से व्यंजन को 5 भाग में बांटा गया। पहला 27, फिर 4, फिर 4, फिर 2 और फिर 4। टोटल जो व्यंजन है वो व्यंजन 41 हो गए। टोटल स्वर 11 हो गए, यानी टोटल 52 कैरेक्टर आपके हिंदी की वर्णमाला में है। यानी 52 वर्ण हिंदी की वर्णमाला में है, जिनकी सहायता से हम हिंदी लिपि को या देवनागरी लिपि को हम लिखने का काम करते हैं। अब बेटा बात आती है कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या है। तो ऐसे वर्ण या ऐसे कैरेक्टर जिनको उच्चारण करने में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता या दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम स्वर कहते हैं। अगर हम किसी व्यंजन को बोलो तो हर व्यंजन को बोलने के लिए हमें किसी न किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम क बोले तो क बोल के देखो, क, तो क और अ दोनों मिलकर ही हम क बोल पा रहे हैं। लेकिन स्वर बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी उन वर्णों को बोलने में किसी दूसरी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले जा सकते हो या जिनके बोलने में कोई अवरोध उत्पन्न न हो, उन्हें हम स्वर कहते हैं। आप किसी स्वर को बोलकर देखो, जैसे अ बोलो, ई बोलो, उ बोलो या आ, ई, उ, ए, ओ, औ, कोई भी वर्ण बोलोगे आप तो आपको किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इनको हम स्वर कहते हैं। ठीक है। अब स्वर के भी बेटा 3 भाग होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ठीक है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिस स्वरों को बोलने में कम समय लगता है। ठीक है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं, या एक ये भी कह सकते हैं कि जिन स्वरों को बोलने से मुंह से कम हवा निकलती है। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो मुंह से हवा का आवागमन होता है, उसी से स्वर बनते हैं, उसी से हमारी आवाज बनती है। तो जिन स्वरों को बोलने में मुंह से कम हवा निकले या जिसको हम बोलने में कम समय लगाएं, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है। दीर्घ स्वर कौन से हो जाएंगे? अब जो ह्रस्व स्वर का अगर एग्जांपल लेना हो तो हम क्या कर सकते हैं? अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, ये सब ह्रस्व स्वर के पार्ट हैं, क्योंकि उनको बोलने में हमें कम समय लगता है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर जिन स्वरों को के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे हमको अगर आ बोलना हुआ या अ बोलना हो, देखो अ बोल के देखो और आ बोल के देखो, दोनों में आप अंतर पाओगे कि आ बोलने में ज्यादा समय लग रहा है जबकि अ बोलने में कम समय लग रहा है। इसलिए अ क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा और आ क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही लुप्त स्वर भी है, प्लुत स्वर, लुप्त नहीं प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर ऐसे स्वर होते हैं बेटा जिनको बोलने में लगभग 3 गुना समय लगता है। यानी दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय जिन स्वरों को बोलने में लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हमें ओम अगर बोलना पड़े तो ओम का उच्चारण करते समय हमें ज्यादा समय लगता है, तो ओम जो स्वर है वह स्वर प्लुत स्वर का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ह्रस्व स्वर पूरे कितने हैं? ह्रस्व स्वर पूरे 4 हैं। कौन कौन से? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर टोटल 7 हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ठीक है। अब यहाँ बेटा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मात्राएं किसे कहते हैं? मात्राओं का मतलब है उन चिन्हों से है जिन चिन्हों से हम स्वरों को प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें कहीं आ की मात्रा लगानी है तो हम एक लकीर खींच देते हैं, कहीं पे ई की मात्रा लगानी है तो एक लकीर खींच के उस पे
ऐसे गोल सा बना देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मात्रा स्वरों का ही एक रूपांतरण है जिसको लगा के हम शब्दों का निर्माण करते हैं, है ना। तो स्वर मात्राओं से अलग नहीं है, बस उसके प्रदर्शन का तरीका बदल जाता है। जैसे मान लो अगर हमें अगर राम लिखना है तो हम र आ स्वर और म भी लिख सकते हैं, लेकिन वो देखने में थोड़ा सा बड़ा और जटिल लगेगा। इसको छोटा करने के लिए हमने क्या किया, आ न लिखकर आ की मात्रा लगा दी तो राम लिख लिया। तो इस तरह से मात्रा क्या है, मात्रा स्वरों का चिन्ह रूप है। यानी अगर स्वरों को जब चिन्हों में व्यक्त करते हैं तो हम उसी को मात्राएं कहते हैं। अब हम बेटा यहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण करेंगे एक बार फिर से। तो हम स्वरों को वर्गीकरण हम कई तरह से कर सकते हैं। जैसे एक वर्गीकरण मैंने ऊपर ही आपको करके दिखाया था, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में और प्लुत स्वर में। तो मात्रा के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें, तो मात्रा के आधार पर हम वर्गीकरण करें तो हम तीन तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं बेटा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, जिसकी बात हमने अभी कुछ देर पहले भी आपसे हमने कही। ठीक है। जो उसका दूसरा जो इसका वर्गीकरण है बेटा वो है मुख कुहर। यानी जो मुख का, जब बोलते समय हमारे मुख का जो डिजाइन बनता है, मुंह का जो प्रकार बनता है, यानी अगर हम शीशे के सामने अगर मिरर ले लें और मिरर के सामने अगर हम सारे स्वरों को बोलें तो आप देखोगे कि हर स्वर के उच्चारण के समय आपके होठों की या आपके जीभ की स्थिति कुछ हमेशा बदलती चली जाएगी। तो हम जब इसके आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो मुख कुहर के आधार पर हम इसको चार तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, विवृत स्वर, ईष्यत विवृत स्वर, समृत स्वर और ईष्यत समृत स्वर। ये चार भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं, है ना। अब विवृत में क्या आता है, देखो उच्चारण में अगर मुंह पूरा पूरा खुल जाए, मुख अधिक खुल जाए, जैसे आ बोल के देखो, डॉक्टर को कभी मुंह खुलवाना होता है तो मतलब डॉक्टर बच्चों से क्या बोलता है, आ बोलो। तो जिसमें मुंह ज्यादा खुल जाए वो कौन सा स्वर है, वो विवृत स्वर। ठीक है। ईष्यत विवृत स्वर कौन सा होगा, इसके उच्चारण में मुख कम खुलता है। जैसे आप ए बोल के देखो, मुंह कम खुलेगा। ठीक है। लेकिन अगर आ बोल के देखो, ओ बोल के देखो तो मुंह ज्यादा खुलेगा। तो ये कौन से स्वर हो गए बेटा, ये स्वर हो गए विवृत स्वर। अब ईष्यत विवृत स्वर वह स्वर कहलाते हैं जिसको बोलने में हमारा मुंह कम खुलता है ना। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ईष्यत विवृत स्वर कहते हैं। अब हम समृत स्वर की बात करते हैं। समृत स्वर वह स्वर है जिसको बोलते समय मुंह जो है सकरा हो जाए, संकीर्ण हो जाए। जैसे आप ई बोलो तो आप देखोगे पूरा आपका जो होठ है वो फैल के आपस में चिपकने जैसा हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारा मुंह एक सिकुड़ जाता हो, तो ऐसे स्वर को हम क्या बोलेंगे, समृत बोलेंगे। और इससे समृत कौन सा सब स्वर हो जाएंगे, वो स्वर हो जाएंगे जिसको बोलने में मुंह तो सिकुड़े लेकिन मुंह की संकीर्णता अगर कम होती है तो उसे हम इससे समृत स्वर कहते हैं। तो दो वर्ड हो गया बेटा, समृत और विवृत। समृत का मतलब हुआ मुंह का सिकुड़ना और विवृत का मतलब हुआ मुंह का पूरा पूरा खुलना। तो चार तरह से हम बोलते हैं स्वरों को। कुछ स्वरों को बोलने में मुंह पूरा खुल जाता है, कुछ स्वरों को बोलने में मुंह कम खुलता है, कुछ स्वरों को बोलने में मुंह आपस में चिपक जाता है यानी संकीर्ण हो जाता है, और कुछ में कम संकीर्ण होता है। तो इसके आधार पर हम चार भागों में हम स्वरों को विभाजित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर, यानी जो हमारी जीभ है, बोलते समय जब स्वर बोलते हैं हमारे जीभ का भी पोजीशन अलग अलग हो जाता है ना। हमारे जीभ का पोजीशन भी अलग अलग हो जाता है और उसके आधार पर भी हम स्वरों को हम विभाजित कर सकते हैं। हमने स्वरों को तीन भाग में विभाजित किया है और इसका उदाहरण आप खुद से आप लिखोगे कॉपी पे, आप सारे स्वर बोल के देखोगे कि हमारी जीभ की पोजीशन कहाँ हो रही है और उसके आधार पर इसके उदाहरण को आप खुद से लिखोगे। जो स्क्रीन पर उदाहरण दिख रहा है उसको आप ना आपको देखना है, ना सुनना है, ना पढ़ना है। ठीक है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आप देखो, अगर आप अग्र स्वर का मतलब हुआ जब बोलते समय जीभ आगे की ओर निकल जाए,
मध्य स्वर का मतलब हुआ जीभ बीच में रहे, और पश्च स्वर का मतलब हुआ बोलते समय जीभ अपने स्थान से पीछे चली जाए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम पश्च स्वर बोलेंगे। यानी जिह्वा की पोजीशन 3 हो सकती है। जीभ हमारी अपने एक्चुअल स्थान से आगे जा सकती है, जीभ हमारी वहीं रुकी रह सकती है, जीभ हमारी पीछे जा सकती है। इन तीनों के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। आपके लिए एक होमवर्क है, आप मिरर के सामने खड़े होके आप अ से लेके औ तक बोलिएगा और देखिएगा कि आपकी जीभ किस पोजीशन में है। तो उससे हम अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर के रूप में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। ठीक है। जो अगला जो बेटा डिवीजन है वो ओष्ठ के आधार पर है, आपके होठों के आधार पर है। ठीक है, होठों का भी 2 डिवीजन है बेटा, अवृतमुखी और वृत्तमुखी। यानी ऐसे शब्द जिसको बोलते समय हमारे होठ वृत्ताकार हो जाए, यानी एक गोलाई में अगर हमारे होठ हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? वृत्तमुखी स्वर बोलेंगे। ठीक है। अब जब आप अ से लेके ओ तक बोलना तो आप देखना कि किस किस स्वर को बोलते समय आपका होठ गोलाकार हो जाता है और किस को बोलते समय आपका होठ गोलाकार नहीं होता। जैसे सब लोग अगर ऊ बोल के देखो या ओ बोल के देखो या औ बोल के देखो तो आप देखोगे कि इसको बोलने के लिए आपको अपने होठ को गोला करना पड़ेगा। आपकी जो लिप्स है वो क्या बनाएगी? एक सर्किल फॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये सारे स्वर क्या कहलाएंगे? वृत्तमुखी स्वर कहलाएंगे। और अवृत्तमुखी स्वर कौन से हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारे होठ गोलाकार नहीं हो, आकृति नहीं बनाते हैं, उन्हें हम अवृत्तमुखी स्वर कह सकते हैं। इस बेटा स्वरों का ये वर्गीकरण हुआ। एक वर्गीकरण इसमें और है, अनुनासिका के आधार पर। ठीक है, अनुनासिका का मतलब होता है बेटा जो हवा निकल रही है बोलते समय, सब स्वरों को बोलते समय, अगर आप बोलते समय अगर मुंह पे हाथ रख के देखो तो आप देखोगे कि कोई कुछ भी हम बोलते हैं तो बोलते समय क्या होता है? हमारे मुंह से हमारी श्वास बाहर आती है, मुंह से एयर बाहर आती है, हवा बाहर आती है और उसी से ध्वनियां बनती है। तो हम अनुनासिकता के आधार पर भी हम ध्वनियों को या हम स्वरों को डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें भी बेटा 2 तरह का वर्गीकरण है। अनुनासिकता के 2 प्रकार है, निरानुनासिकता और अनुनासिकता। निरानुसाकता और अनुनासिकता। ठीक है, तो निरानुनासिकता और अनुनासिकता ये 2 तरह के विकल्प हैं बेटा। तो एक विकल्प में मुंह से हवा निकलती है और एक विकल्प में नाक से हवा निकलती है ना। जिन स्वरों के उच्चारण के समय हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें हम निरानुनासिकता कहते हैं। ठीक है, और जिसमें हवा नाक से भी निकलती हो, एक में हवा कहां से निकलती है? केवल मुंह से निकलती है, और दूसरे में हवा जो है नाक से भी निकलती है। तो ऐसे स्वरों के उच्चारण के समय को हम अनुनासिकता और निरानुसिकता कहते हैं। अनुनासिकता कुछ एग्जांपल भी दिया है, जैसे अ, अह, ई, यानी जहां बोलते समय नाक पे हमें जोर देना पड़े। जब हम नाक पे जोर देते हैं तो क्या होता है? नाक से हमारे हवा निकलती है। कई बार मैं देखा हो छोटे बच्चे नाक से बोलना शुरू कर देते हैं तो घर वाले कहते हैं देखो ये चुड़ैल की तरह बोल रही है, नाक से बोल रहा है लड़का, ये है ना। तो अगर हमको बोलने की का सही से अभ्यास नहीं है तो हमारे स्वरों, हमारे बोलने की चीजों में अंतर आ जाता है। तो ये हम नाक और मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर भी हम स्वरों को हम विभाजित कर सकते हैं, निरानुनासिकता और अनुनासिकता के रूप में हम इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, और आप देख रहे हो अनुनासिकता तभी आती है जब ऊपर एक मात्रा लग जाती है अ वाली, तो वो अनुनासिकता हो जाती है। अब हम बात करेंगे बेटा, ये तो स्वर के बारे में हम लोगों ने बात की। अब हम लोग बात करेंगे व्यंजन के बारे में कि व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वह वर्ण होते हैं या वह कैरेक्टर होते हैं
जिनको बोलने के समय हमें स्वर की जरूरत पड़ती है, यानी बिना स्वर के हम किसी व्यंजन को नहीं बोल सकते। ठीक है, तो व्यंजन क्या है? व्यंजन वह वर्ण है जिसको बोलने के लिए हमें किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है, हम उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आप कोई भी इस व्यंजन बोल के देखो, क से लेके जो ज्ञ तक के जो वर्णमाला है वो व्यंजनों की वर्णमाला है। क से लेके आप ज्ञ तक अगर बहुत ही बोलते से बहुत ही ध्यान से अगर आप सुनोगे तो आप देखोगे कि उसके उच्चारण में अव्यंजक का इस्तेमाल अक्सर आप करते हुए पाओ। जैसे आप क बोलो, ख बोलो, ग, च, झ, कुछ भी बोलो तो शब्द बोलने से के पहले व्यंजन, उसके बाद व्यंजन जरूर निकल जाएगा। अब देखो, क धन अ बराबर क, है ना, केवल हम क नहीं बोल सकते, क के साथ हमको अ बोलना पड़ेगा, क। अगर हम के बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? क धन ए बराबर के। अगर हम रा बोल रहे हैं तो र धन आ बराबर रा। अगर हम मुंह बोल रहे हैं तो म धन उ बराबर मुंह। तो आप क्या देख रहे हो, हम बिना स्वरों की सहायता के हम व्यंजनों को नहीं बोल सकते। तो यही व्यंजन की परिभाषा हो गई, और यही स्वर और व्यंजन की परिभाषा में डिफरेंस हो गया। स्वर को हम बिना किसी सहायता से बोलते हैं और व्यंजन को बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे बेटा व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो आप देखो स्क्रीन पे व्यंजन के कुल 5 प्रकार दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। ये कौन कौन से प्रकार हैं? आप देखो, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये 5 प्रकार के व्यंजन हैं। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त। ये 5 प्रकार के व्यंजक हैं जिन व्यंजकों के द्वारा वर्णमाला बनती है। अब देखो, इन व्यंजनों की संख्या आप पहले से जानते थे कि इन व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 41 है, 41 है। आप इसमें भी जानते थे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? कुल 27 है। इन व्यंजकों के बारे में है हमने पहले से देखा हुआ है कि व्यंजक कुल कितना व्यंजक है? 27। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि स्पर्श व्यंजकों की कुल संख्या कितनी है? 27 है। ठीक है, और आपकी स्क्रीन पे वो सारे स्पर्श व्यंजक दोबारा से आपको दिख रहे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि स्पर्श व्यंजक कुल हमारे कितने हैं? 27 है। अंतस व्यंजन को कितने हैं? 4 हैं। य, र, ल, व। उष्म व्यंजक हमारे 4 हैं। श, स, स, ह। आगत व्यंजक कितने हैं? 2 हैं। ज और फ। संयुक्त व्यंजन हमारा है 6। 6 देखो किससे मिलके बनता है? क और श से मिलके बनता है ना, इसीलिए इसको इंग्लिश में हम KSH लिखते हैं। ठीक है, और देखो त्र किससे मिलके बनता है? त्र मिलके बनता है त और र से, इसीलिए इंग्लिश इसको हम TRA लिखते हैं, त्र को। ज्ञ किससे मिलके बनता है? ज और इया से मिलकर बनता है। ऐसे ही स्र किससे मिलके बनता है? श और र से मिलके बनता है, इसीलिए इसको हम संयुक्त व्यंजक भी कहते हैं। ठीक है, ये व्यंजकों का एक मोटा मोटा वर्गीकरण हो गया जो आपको चार्ट पेपर में भी दिखा था, और हमने इसको दोबारा फिर से भी एक बार आपको रिपीट करा दिया, है ना। अब हम व्यंजकों के वर्गीकरण की बात करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजकों की संख्या बताई गई है वो तो 41 है, लेकिन मूल व्यंजक कुल 33 माने गए हैं, है ना। इसके व्यंजकों को हम, इसके वर्गीकरण को हम 3 तरह से, इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। स्पर्श व्यंजक, अंतस्थ व्यंजक और ऊष्म व्यंजक के रूप में भी इसको हम बांट सकते हैं। ठीक है ना। अब स्पर्श व्यंजक क्या होता है? जिन व्यंजकों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ को स्पर्श करती हुई निकलती है, उसे हम स्पर्श व्यंजक करते हैं। यानी जो हवा निकलती है मुंह से, वो किसी न किसी मुंह के पार्ट को स्पर्श करके बाहर आती है, तो ऐसे व्यंजक को हम
स्पर्श व्यंजक कहते हैं। ठीक है, इसी स्पर्श व्यंजक के भी बेटा 6 कैटेगरी हैं, जिन कैटेगरी की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे घोषत्व के आधार पर भी हम स्पर्श व्यंजनों को डिवाइड कर सकते हैं। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रिकाओं की ध्वनियों के कंपन में। कई शब्दों को बोलते समय क्या होता है, जो हमारी स्वर तंत्रिका है, जो हमारी लिरिक है, जो हमारे गले के पास की जो हड्डी है, अगर बोलते समय अगर इस पे हाथ रख लें तो देखो ऐसे अपने आप आवाज को चेंज हो गई, मेरी आवाज चेंज हो गई ना, आवाज चेंज हो जाती है। तो वो सारे वर्ण जिसको बोलते समय स्वर तंत्रिकाओं यानी गले की जो स्वर तंत्रिका है उस पे जोर पड़ता है, उसे हम घोषत्व कहते हैं। और अघोष किसको कहते हैं? अघोष हम उन्हें कहते हैं जिसको बोलते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन न हो। ठीक है, उन्हें हम अघोष कहेंगे। और सघोष किसे कहेंगे? हम सघोष कहेंगे जिन ध्वनियों को उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो। यानी यहाँ पर भी हमने क्या किया, स्पर्श व्यंजन को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, सघोष और अघोष व्यंजक। सघोष व्यंजक वह व्यंजक जिसको बोलते समय हमारे गले पे जोर पड़ता हो, उन्हें हम सघोष व्यंजक कहेंगे। और जिनको बोलते समय हमारे गले पे जोर नहीं पड़ता, हम उन्हें अघोष व्यंजक कहेंगे। अब प्राण तत्व के आधार पर भी हम व्यंजक को हम डिवाइड कर सकते हैं। बेटा प्राण तत्व का मतलब होती है मुंह से निकलने वाली हवा। हम कहते हैं ना प्राण निकल गया, यानी ये आदमी सांस लेना बंद कर दिया है ना, यानी हम कहते हैं ना कि आदमी मर गया या इसका प्राण, इसका जो है प्राण समाप्त हो गया, यानी इसके मुंह, इसके अंदर जो हवा का आवागमन था, जो ये सांस ले रहा था, जो सांस ले रहा और छोड़ रहा था, ये क्रिया बंद हो गई, यानी इसका प्राण खत्म हो गया। तो हम इस प्राण तत्व के आधार पर भी हमने क्या किया, हम स्वरों को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण वे सारे व्यंजक कहलाते हैं जिन व्यंजकों को बोलने से मुंह से कम हवा निकलती है। जैसे क, च, ग, ज, द, इसको अगर आप बोल के देखो तो आप देखोगे कि मुंह से जो निकलने वाली हवा है उसका प्रेशर या उसकी मात्रा कम होती है। और महाप्राण क्या होता है? महाप्राण वे व्यंजक कहलाते हैं जिनको बोलते समय मुंह से हवा ज्यादा निकलती है। ख बोल के देखो, क बोलो, ख बोलो, च के बाद छ बोल के देखो, तो छ बोलने में, ख बोलने में, ठ बोलने में, ध बोलने में, फ बोलने में, घ, झ, इसको बोलने में क्या होता है, मुंह से हवा ज्यादा निकलती है ना। आपने कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों से मस्ती भी करते हैं, ये अल्पप्राण और महाप्राण का। मुंह में मान लो उसने वो कुछ खा रहा है, उससे कहते हो फूफा जी बोलो, तो क्या होगा, सारा उसके मुंह से इतनी तेज हवा निकलेगी तो उसके मुंह का सारा सामान बाहर आ जाएगा। वो भी महाप्राण का एक अच्छा उदाहरण है। यानी फ क्या है, मुंह से ज्यादा हवा निकलती है फ बोलने पर, यानी वो महाप्राण व्यंजक का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा अंतःस्थ व्यंजक क्या होता है। अंतःस्थ व्यंजक वह व्यंजक होता है जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजकों के बीच स्थित होता है ना। यानी ऐसे वर्ण जिसको बोलते समय हमें वो स्वर और व्यंजकों के बीच में हो, ऐसे व्यंजकों को हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजक बोलते हैं। आप अंतस्थ व्यंजक का एग्जाम्पल अगर आप देखो, य, र, ल और व, ऐसे व्यंजक हैं जिसको बोलते समय अ स्वर पर ज्यादा जोर देना पड़ रहा है। यानी ये सारे व्यंजक क्या है, स्वर और व्यंजकों के बीच में है, इसलिए हम इनको अंतस्थ व्यंजक कहते हैं। अगर हम बात करें उष्म संघर्षी व्यंजक की, उष्म संघर्षी व्यंजक क्या है, जिन व्यंजकों का उच्चारण करते समय मुंह की वायु मुख से किसी स्थान पर विशेष घर्षण के द्वारा उष्मा या गर्मी पैदा करते हुए निकलती हो, उसे हम उष्म या संघर्षी व्यंजक कहते हैं। यानी जिन शब्दों को बोलते समय हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, यानी हमारे मुंह पे उस शब्द को बोलने पे हवा को हमारे मुंह से रगड़ खा के बाहर निकलना होता है, उसे हम उष्म या संघर्षी व्यंजक। जैसे मान लो श बोल रहे हैं, अब श बोल के देखो तो आप देखोगे श बोलते समय हवा
आपके तालु से, आपके मुंह से टकराते हुए बाहर निकलेगी, यानी ये पुष्प संघर्षी व्यंजक हो गया। ऐसे अब ह बोल के देखो, जब ह बोलोगे तब भी आपके मुंह के किसी न किसी पार्ट से हवा रगड़ खाते हुए आवाज निकालेगी, तो इसे हम ऊष्म संघर्षी व्यंजक कहते हैं। ठीक है। अब इसके बेटा दूसरा यहाँ पे व्यंजक का एक प्रकार और है, जिसे हम बोलते हैं अयोगवाह व्यंजक। अयोगवाह व्यंजक कौन सा व्यंजक है? अयोगवाह व्यंजक वह व्यंजक है जिसमें अनुस्वर या विसर्ग साथ में लगा होता है, उसे हम अयोगवाह कहते हैं बेटा। जैसे अह है, अन है और अह है, तो अन क्या है? अनुस्वर है। अह क्या है? विसर्ग है। जब स्वरों में अनुस्वर और विसर्ग लगा देते हैं तो उन व्यंजकों को हम अयोगवाह व्यंजक हम कहते हैं। ठीक है। अब अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं देखो। अन और अह की मात्रा हम जिन व्यंजक पे लगा देंगे वो अयोगवाह व्यंजक हो। जैसे मान लो मैं बोलना है अन, कन, चन, टन, अह। प्रातः, प्रातः में जो तह है तो वो क्या हो गया? वो अयोगवाह वर्ण हो गया। ठीक है। जैसे प्रातः, अतः, संभवतः, प्रपंच, कंठ, छंद, मंद। ठीक है। अगर हम ये बोलना है तो इसको बोलते समय आप देख रहे हो कि अनुस्वर और विसर्ग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अनुस्वर और विसर्ग, ठीक है, जहां लग जाता है उसे हम अयोगवाह व्यंजक हम कहते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा वर्गीकरण आपके सामने आपके हिंदी के वर्णमाला की हमने करी। इसमें भी और भी कई भी चीजें हैं, दान, दातव्य है, और भी कई चीजें हैं, लेकिन एक मेजर मेजर एक यहाँ पे जो है स्वर और व्यंजक के जितने भी भाग हैं उसके वर्गीकरण है, उसका एक यहाँ पे आपको रिव्यू कराने का काम हम लोगों ने हमने किया है। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं।